देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। भारत के साथ जंगों के बाद पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली कई मराहिल से गुजरी है। हर जंग के बाद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ुद को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश करना पड़ा और इस अमल में पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ नौइयत के चैलेंजेस का सामना भी किया। 1947 से 78 की जंग के बाद 48 की जंग के बाद पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया और इससे एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा तस्लीम करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों में राय शुमारी का जिक्र पाकिस्तान की इब्तिदाई सफारती कामयाबी थी, ताहम भारत की तरफ से यकतरफ़ा इक़दामात के बाद ये मसला सर्द खाने में चला गया। 1965 की जंग के बाद ताशकंद मुआहिदा 1967 के ज़रिए जंग बंदी हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात को वुसअत दी और अमरीका के साथ सर्द महरी का आगाज़ हुआ। 1971 की जंग और बांग्लादेश का क़याम ये पाकिस्तान की सफारती तारीख़ का सबसे बड़ा धचका था। दुनिया ने मशरक़ रखी पाकिस्तान के हालात पर भारत का बयानिया कबूल किया, ताहम शिमला मुआहिदे 1972 के ज़रिए पाकिस्तान ने भारत के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात का उसूल तस्लीम करवाया, जिसका असर आज तक मौजूद है। कारगिल की जंग के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर अमरीका की जानिब से। ये जंग सफारती महाज पर एक नाकामी समझी जाती है क्योंकि भारत को अखलाकी बढ़तरी हासिल हुई। हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने सफारती सतह पर अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया है। भारतीय जारियत के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की अमन पॉलिसी उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द ने वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स में अहम मुलाकातें की हैं। इस सिफारती सरगर्मी का मकसद आलमी बरादरी को ये बावर करवाना था कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि अमन का और इस्तेहकाम का ख्वाह है। बिलावल भुट्टो ने इन दौरों के दौरान मसला कश्मीर, इंसानी हुकूक, सरहदी खिलाफ वर्जियों और भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर तवज्जो दिलवाई। इन मुलाकातों में उन्होंने पाकिस्तान की पुरअमन पॉलिसी, सिफारतकारी के ज़रिए और जो मसाइल के हल पर यकीन है, अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद की अहमियत को उजागर किया। ये दौरे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट इमेज है उसको बेहतर बनाने और आलमी ताकतों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश का हिस्सा थे, जो ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका जैसे बाअसर ममालिक में की गई। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मौसर अंदाज में पेश किया गया है? बिलावल के वफ़द ने भारतीय बयानी का कितना मौसर जवाब दिया है? क्या इन मुलाकातों से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नई बैनुल-अक़वामी हिमायत मिलेगी? इसके साथ साथ दूसरी जानिब मुल्की मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम को देखें तो वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान एहतजाज की सियासत की तरफ इशारे दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए, जिसके बाद अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद की कॉल देने के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। बानी ने मजीद कहा कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई की एहतजाजी तहरीक दोबारा अवामी हिमायत हासिल कर सकेगी? रियासती इदारे इस मुमकिना तहरीक पर क्या रद्द अमल देंगे? और क्या मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलेगी या फिर सख्ती से ही अपनी जो पॉलिसी है वो रखेगी या सख्ती अपनाएगी? क्या ये तहरीक पुरअमन रहेगी या तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है? क्या अदलिया सियासी बहरान में कोई किरदार अदा कर सकता है? ये भी सवाल है। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, MNA हैं, सीनियर मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून से आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ सुहेल सुल्तान साहब हैं, MNA हैं, PTI से आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ निसार खोड़ो साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, CC के भी मेंबर हैं, सदर हैं पीपल्स पार्टी के, MP भी हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले मैं जाऊँगी निसार खोड़ो साहब की तरफ। निसार खोड़ो साहब, पाक भारत हम देखते हैं जंग होती है और उसके बाद
हमने देखा माजी में कि भारत के साथ जो हमारी जंगें होती रहीं उसके बाद सिफारती हिकमत अमली कई मराहिल से गुजरी, जिसके आगाज़ में मैंने सारा पेश किया एक एक करके। हैविंग सेड दैट, अब इस वक्त हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में जो एक वफ्द इस पर हम देख रहे हैं मौजूद है, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स में अहम मुलाकातें कर रहा है। सफारती सरगर्मियाँ जो इस वक्त जारी हैं और उनसे हमारे पास किस तरह मज़बूत नताइज मौसूल हो सकते हैं, और जो हमारी इस वक्त ऑफ कोर्स फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारी सिफारतकारी है, इसको मज़ीद कितनी तक़वियत मिलेगी। और आप कैसे देखते हैं कि इस दफ़ा भारत जो है वो बिल्कुल पीछे रह गया, आइसोलेटेड हो गया इन सारे मामलात में? देखिए, भारत और पाकिस्तान की मुख्तसर लड़ाई खत्म हुई जब सीज फायर हुआ। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान और हमने मिलकर सीज फायर किया, और सीज फायर करना अवाम के लिए बेहतर है कि ये जंग किसी के फायदे में नहीं हो सकती थी। इसमें हम अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। मैं खास तौर पर चाइना का जिक्र करूंगा और फिर अमेरिका का भी जरूर जिक्र करूंगा कि जिसने बीच में पड़कर सीज फायर के लिए राह हमवार करवाई। हमारे दूसरे ममालिक भी हैं जिन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, और यही सफारती तौर पर करना चाहिए। रही बात कि जहां बिलावल साहब की सरबराही में वफद किया है यूएन हेडक्वार्टर्स में, तो ये भी करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके उनका शुक्रिया अदा करके आए हैं कि उन्होंने जंग में हमारे मौक़िफ़ का साथ दिया। बिलावल साहब भी वहाँ दूसरे ममालिक से मिलेंगे और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह पहले भी उन्होंने किया था, दौरान जंग भी किया था और अब भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके लीडर हैं, और दूसरी पार्टी यहाँ PMLN है। ये दोनों एक पेज पर होकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां इकट्ठे होकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अवाम का इत्तेहाद जो है, मैं समझता हूँ हमारी इस कोशिश में जो बिलावल साहब की सरबराही में वफद गया है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं मौजूद जो हुकूमती बेंचेस पे बैठी हैं। रही बात के इसलिए उसका काफी असर होगा और हमारे मौक़िफ़ के लोग समझेंगे। और जो पहले कहता था इंडिया कि मैं पाकिस्तान को अकेला कर दूंगा, मैं समझता हूँ उसका मुअस्सर जवाब दिया है पाकिस्तान ने कि अब इंडिया शायद अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। ये हमारे मौक़िफ़ की कामयाबी कह सकते हैं हम, और इसी मौक़िफ़ पे चलते हुए पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं हम। इंडिया के साथ ये पहली दफा नहीं है, 4 जंगें हो गई हैं और 4 जंगों में हमें बहुत जख्म पहुंचाए हैं। चाहे वो 65 की जंग थी, चाहे वो 71 ने तो हमें तबाह कर दिया कि हमारा आधा मुल्क ही हमसे चला गया। ये और बात है कि उस वक्त हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के हाथ में थी और उनके गलत फैसलों ने हमें आधे पाकिस्तान से महरूम कर दिया। लेकिन इस वक्त कौम भी इकट्ठी है क्योंकि सियासतदान इकट्ठे हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियां इकट्ठी हैं तो कौम भी इकट्ठे हो गई है। और साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है, अप्रिशिएट करने के लायक है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों का हिफाजत की, जो उनको करना मनसब है, और उसका मनसबी किरदार यही है जो उन्होंने अदा किया। और ये मुल्क के भलाई में है, और ये मुल्क के भलाई में जब जाएगा तो उसके दूरस्थ नताइज भी निकलेंगे, और इस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान को अब मैं समझता हूँ दुनिया कुछ दूसरी नजरों से देख रही होगी, जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार और अपनी कारकर्दगी दिखाई है जंग में, तो मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान का कद और बड़ा होगा और इस तरह से बिलावल साहब को भी बात करने में आसानी रहेगी, दुनिया को भी समझने में आसानी होगी। शुक्रिया। यानी कि सियासतदान इस वक्त इकट्ठे हैं
कौम इस वक्त कटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुहेल सुल्तान साहब की तरफ जाऊंगी। सुहेल सुल्तान साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। सुहेल सुल्तान साहब, बीइंग एन ऑपोजिशन आप कैसे देखते हैं हुकूमत की पॉलिसी को? मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से पॉलिसी इख्तियार रखी हुकूमत ने, फिर अब आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो है वो क़यादत में एक आला सतह का वफ़द किया हुआ है, और इस वक्त हम बहुत अच्छे अल्फाज में फ़ॉरेन डिप्लोमेसी में हमें जो है वो लोग बड़ा सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले CGTN CCTV को भी जो है वो इंटरव्यू दिया है बिलावल साहब ने, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा कोशिशें चल रही हैं। पहले वज़ीर आज़म गए हुए थे अज़रबैजान, तुर्किया, तजाकिस्तान, और अब जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी गए हुए। हैविंग सेड दैट, हम देख रहे हैं कि फ़ॉरेन गेट्स पे, फ़ॉरेन पॉइंट्स पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो सुना भी जा रहा है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। इस महीने अब हम देख रहे हैं कि चाइना जा रहा है एक आला सतह का वफ़द, एक और, जिसमें सहाफ़ियों को भी इन्विटेशन है। मैं ख़ुद भी जा रही हूँ दोबारा से इस दफ़ा। तो ये जो सारे इस वक्त चल रहे हैं फ़ॉरेन फ्रंट पे हमारे इंगेजमेंट, ऑपोजिशन उसको कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, सारी कौम से पूछता हूँ और हुकूमत से भी पूछता हूँ कि देखिए, बिलावल भुट्टो के पास कौन सा हुकूमती उहदा है, किस हैसियत से वो वफद में गए हैं, किस हैसियत से वो वफद की सरबराही कर रहे हैं। अगर वो हुकूमत में है तो फिर तो ठीक है, अगर वो अपोजिशन में है तो, अगर वो अपोजिशन में है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जंग के दौरान जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी पाक फौज का साथ दिया है, अपने मुल्क के साथ खड़ी हुई है, जिस तरह इसी से ही मुल्क में वो फिज़ा कायम हुई जिससे हमारे नौजवानों की हौसले भी बुलंद हुई, पूरी कौम मुत्तहिद भी हुई, और बावजूद उसके कि हमें अप्रिशिएट किया जाता, हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बना दिया जाता। बदनीयती पर मबनी इस हुकूमत और फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी इस हुकूमत की जो है वो असलियत इससे सामने आ गई कि इसमें एक दफ़ा फिर PTI को बंद गली में धकेलने की कोशिश की जा रही है, PTI को बंद गली में बंद करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे वफद में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आम स्टेक होल्डर की हैसियत से उसको शामिल किया जाना चाहिए था, उसे इग्नोर किया गया। और देखिए, डिप्लोमेटिक अगर आप बात करना चाहें कि दुनिया को हम किस तरह कन्विंस कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो इमरान खान का। इमरान खान देखिए, जितनी भी फॉरेन डेलीगेशंस पाकिस्तान में आते हैं या जितने भी इस सरबराहान पाकिस्तान में आते हैं, तो वो अपने स्पीचेस में, अपनी गुफ्तगू में इमरान खान का जिक्र ज़रूर करते हैं। और देखिए, जब हमारी वफूद बाहर ममालिक में जाते हैं तो उनसे ज़रूर पूछते हैं कि उनको बेगुनाह जो है कैद में बंद किया गया है। तो देखिए, अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन इसमें होती तो क्या हो जाता ना, हम तो पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को पेश करते, वही मौक़िफ़ हमारा भी होता कि देखे, एग्रेशन हमने नहीं की है, एग्रेशन इंडिया ने की है। सबसे पहले सिंध ताज मुआहिदा की मुअत्तली, इसके बाद हमारे ऊपर हमला, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला, और सॉवरेनिटी के ऊपर तो हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस ऑफ अ कंट्री इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अ कंट्री। तो ये तो हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। और देखिए, जब हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे उन फ़राइज़ में शामिल है जो हमारे मजहबी फ़राइज़ है, ये उनमें शामिल है कि हम अपने मुल्क का और वतन का दिफा करना खूब जानते हैं, जिस तरह हमने पहले किया है। 1948 में अगर आप देखें तो सारी पुख्तून इकट्ठी होकर कश्मीर में उन्होंने जिहाद लड़ी, और कश्मीर को जो अब आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तो पुख्तूनों ने कुर्बानियाँ दी। इसके बाद अगर हम देखें तो जंग के दौरान एक फ़िज़ा कायम हुई थी कौमी यकजहती की, जो कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने खुद ही ख़राब कर दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर बंदगनी में धकेलने की कोशिश की। देखिए, इस दौरान जो आप कह रही है कि एक वफद जो है वो बाहर भेजा गया है, इस दौरान हमारे हुकूक पर एक और डाका डाला गया है, दिन दहाड़े एक और डाका डाल दिया गया है। देखिए, समबियाल में एक ज़िमनी इलेक्शन थी, वहाँ पे हमारे उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे, वो काफ़ी लीड में जा रहे थे। तो उस दौरान जो हुआ वो आप सबने देखा कि RO ऑफिस के सामने हमारे तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान वहाँ पे मुजाहरा भी कर रहे थे, वहाँ पे इकट्ठी भी थी। उल्टा पुलिस आके उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज कर ली,
और जो अपना हक मांग रहे थे कि जो जितनी भी फॉर्म 45 उन्होंने उन सब के साथ मौजूद थे, अटेस्टेड, जो उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिए थे। सिर्फ उनका मुतालबा ये था कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक हम सब ये जीत रहे हैं, और अंदर बंद कमरे में शाम के बाद जब अंधेरा छा गया तो रिजल्ट तब्दील किया गया। देखिए, तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जो डाके डाल रहे हैं दिन दहाड़े, तो इससे क्या मैसेज जाता है तहरीक इंसाफ को? इससे यही मैसेज जाता है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देने में वो नाकाम रहा है। पाकिस्तान में अब इलेक्शन के ऊपर कोई भी एतबार नहीं करेगा, कोई भी, मतलब आगे जाकर ये चीजें तो अब मुस्लिम लीग नून के लिए या किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए की जा रही है, लेकिन मुस्तकबिल में ये चीज बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि जिसके पास पैसा होगा वही फॉर्म 47 के जरिए एमपी और एमएलए बनेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो पीछे जो है रह जाएगा, और वो कभी ख्वाब ख्याल में अगर वो 1 लाख वोट भी हासिल करता है तो वो नेशनल असम्बली का या प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि जीतेगा वही जिसको आर चाहेगा। तो देखिए, एक साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ठीक है, हम जंग जीत गए, इससे हमारी इमेज जो है वो बिल्डअप हो गई, सारे कौम को इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा भी कर दिया, तो इसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन करनी चाहिए थे। अब जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, और इस बात का इंतजार करना चाहिए था कि लोग किसको वोट देते हैं। देखिए, वोट जो है लोग जोक दर जोक तहरीक इंसाफ को दे रहे थे। तहरीक इंसाफ की कैंप जो है वो भरी पड़ी थी सारा दिन, और मुस्लिम लीग नून की जो कैंप थे वो सारे आपने देखा कि वो उजड़े हुए थे। तो शाम के वक्त जो रिजल्ट तब्दील की गई, ये हमारी हुकूक के ऊपर जो डाका डाला गया, इसके बाद अब देखें कि खान साहब का एक स्टेटमेंट ये आया है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, मुल्क का सबसे पॉपुलर वोट जो है वो इमरान खान के पास है। अगर इस प्रोसेस से आप इमरान खान को अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क की दिफा के लिए भी नुकसानदेह है, और मुल्क की तरक्की के लिए भी नुकसानदेह है। और देखिए, फौरन जितनी भी डिप्लोमेटिक अगर आप ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं तो सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो नाहक कैद में है। और ये स्टेटमेंट जो है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ये स्टेटमेंट उनकी फौरन आपकी जो डेलीगेशन वहाँ पे जाती है या उनकी डेलीगेशन पाकिस्तान आती है, ये डिस्कस होते रहे हैं महफिलों में कि उम्मत मुस्लिमा की लीडर को आपने नाहक जाली एफआईआर में बंद किया हुआ है। देखिए, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इमरान खान के खिलाफ जितनी भी केसेस हैं वो सारे फारिग केसेस हैं, इनमें एक भी ऐसा केस नहीं है कि जिनको कानून के मुताबिक अगर आप ये कह सके कि इसमें खान साहब को सजा हो सकती है। अभी हमारा मुतालबा क्या है? अभी हमारा बहुत सिंपल मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये है कि खान साहब की जितनी भी केसेस हैं, 100 है, 200 है, 300 है, अभी तो 200 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जितने भी केसेस हैं वो एटलीस्ट कोर्ट में तो लगा लेना, इसमें तारीख तो फिक्स करें, इसमें हमारे आर्गुमेंट्स तो सुन लें, ताकि कौम को भी पता चले ना कि ये किस तरह के केसेस है। और सारे केसेस हमारा ये भी मतलब है कि वो तो लाइव आप उनकी ट्रांसमिशन भी चलाए ना, पता चल जाएगा कि तो शाहखाना केस किस तरह है, साबर का तो पहले ही आपको पता चल चुका है। और ये इसके इन चीज़ों के दरमियान अभी रुकावट क्या है? अभी सबसे बड़ी जो रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट वो है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, अगर ये मुस्लिम लीग नून हुकूमत ये समझती है कि हम इससे फिल वक्त फ़ायदा उठा लेते हैं तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए या अपनी हुकूमत बचाने के लिए, मगर इन द लॉन्ग रन जुडिशरी को आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। कोई भी बंदा अब अदालत में इंसाफ देने के लिए का तस्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एपेक्स जुडिशरी की या हाई कोर्ट्स की जो पोजीशन हुई है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जानिबदाराना। तो इस सिचुएशन में एक बड़ी पार्टी जो कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ भी है, छोटी पार्टियां भी खिलाफ है, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी चली, तो क्या वजह है कि रात के अंधेरे में ऐसे अमेंडमेंट जो है वो असम्बली में पेश की जाती है? देखिए, आखिरी जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये अलकादिर ट्रस्ट जिसमें खान साहब को कन्विक्शन हुई है, अलकादिर ट्रस्ट में आप देखें कि इसमें खान साहब को एक तो इसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं हुआ, दूसरा खान साहब इसके बेनिफिशियरी भी नहीं है। दूसरी बात ये कि
खान साहब और उसकी बेगम बुशरा बीबी को इसमें इसलिए कन्विक्ट किया गया है ताकि खान साहब के ऊपर प्रेशर जो है वो हम डाल सके, खान साहब के ऊपर हम प्रेशर डेवलप कर सके और खान साहब इस बात पे मजबूर हो ताकि वो झुक सके या वो डील कर सके। तो इस सिचुएशन में एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कायम करने के लिए, एक पॉलिटिकल फिजा कायम करने के लिए डायलॉग्स की ज़रूरत होती है, और डायलॉग्स इस बुनियाद पे कि वो बदनीयती की बुनियाद पर नहीं हो। मतलब जो पहले मैंने बात की ना कि बिलावल जो है वो किस हैसियत से बाहर गया है ना, वो तो हुकूमत असम्बली में जब आता है तो वो कहता है कि हम हुकूमत में नहीं है, और जो भी बिल हुकूमत पेश करती है वो सब उनका साथ देते हैं। हुकूमत में है मगर हुकूमत में नहीं है, वो पद में जाते हैं मगर आगे कहते हैं कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। देखिए ये जो उन्होंने कंधा दिया हुआ है इस हुकूमत को, वो बराबर की जिम्मेदार है मईशत की तबाही में भी, और हुकूमत के सारे जो गलत काम कर रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बराबर की झील है। और कल आपने देखा कि राजा परवेज अशरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि धांधली हो रही है, दिन दिहाड़े मुस्लिम लीग में धांधली करवा रही है। इसके अलावा और भी कई उनकी लीडरान जो है वो मीडिया पे आके उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे साथ जो है धांधली हो रही है। तो यही तो हम 8 फरवरी से रो रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, इस फॉर्म 47 की हुकूमत जो है उससे हमें निजात दिलाई जाए। देखिए ये फिल वक्त इस चीज का मजा ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन उनकी तरफ, ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उन्होंने तो देखिए इन द लॉन्ग रन जो है, इन द लॉन्ग रन ये मुल्क के लिए बहुत नुकसान। ठीक हो गया है सुहेल सुल्तान साहब। ताहिरा और रगज़ेब साहिबा की तरफ जाऊंगी। ताहिर साहिबा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी 3 ममालिक के दौरे कर आए। उसके बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज बेहतर बनाने और आलमी ताकतों से गुफ्तगू करने के लिए हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका जैसे बासर ममालिक में इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मौसर अंदाज में कितना पेश किया जा चुका है अब तक, और जो अभी ये हालिया दिनों में दौरे हो रहे हैं उससे भारतीय बयानिए का जो मौक़िफ़ है उसको कितने ज़्यादा ज़ेर करने में हमें ताकत मिल सकती है? इन मुलाकातों से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नई बैनुल-अक़वामी हिमायत किस हद तक मिल सकती है? जी ताहिरा साहिबा। ताहिरा और रगज़ेब साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? ताहिरा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, ताहिरा साहिबा को आवाज़ गालिबन शायद नहीं आ रही मेरी। हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। मीनवाइल मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ वापस जाऊंगी। खोड़ो साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी चलिए खोड़ो साहब, हमने ये तो बात की ऑपोजिशन के कुछ, जाहिर सी बात है कुछ उनकी भी इस वक्त शिकायतें हैं और वो सब अपनी जगह हैं। दूसरी जानिब हम यही देख रहे हैं कि मुल्क की जो मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उस पर हमारे सामने वाज़े एहतजाज के सियासत के इशारे भी मिल रहे हैं। मानी पीटीआई पैटर्न इन चीफ भी बन चुके हैं अब, और उन्होंने कहा है कि वो आज के बाद पीटीआई के जो है पैटर्न चीफ होंगे, तमाम फैसले वही करेंगे, और एहतजाज की भी बात हो रही है दोबारा से। अब जो इस वक्त गिले शिकवे हैं ऑपोजिशन को, वो उसका भी हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़ायद हो गया हुकूमत को, वो भी दूर नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हालात इसी तरह से चलेंगे? आप एज ज़ीर सियासतदान कैसे देखते हैं कि क्या हुकूमत को चाहिए कि बैठ के ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाए और उनको भी साथ लेके चले, या ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? आप पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है, समझ में मुझे नहीं आता। अभी जब जंग की ब्रीफिंग हुई थी, जंग ने पॉलिटिकल पार्टीज को ब्रीफिंग देने की कोशिश की, तो तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया, नहीं आए उस मीटिंग में। और किस तरह से उनके साथ राब्ता करें? अपोजिशन के साथ जो राब्ता किया गया था ना, वो खुद नहीं आते और उसके बाद रोना रोते। अब यूटर्न वालों के साथ में क्या बात करूं? मैं परेशान नहीं हूँ निसार साहब, सुहेल सुल्तान साहब कह रहे हैं। मेरी बात आप देखें, बाप ने पीटीआई को काटा नहीं तो मुझे भी मत काटे। जी जी, आई एम सॉरी। देखो ये यूटर्न वालों की काबिल भरोसा बात है ही नहीं। कभी अफवाज पाकिस्तान को कहते हैं मीर जाफर, मीर सादिक, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।
कभी कहते हैं कि जी इंडिया ने जो हमला किया उसमें से इतने सारे मर गए, और फिर कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं उनकी बात पे भरोसा कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई दूसरी एजेंडा है जो मुकम्मल करनी है। हमने उनको बारहा कहा है कि हमसे बैठे, बात करें, कमेटी बनी, फला बना, याद नहीं है आपको? इसको अपोजिशन के साथ राब्ते का नाम देंगे या नहीं देंगे? हमने तो राब्ता हमेशा किया है, और मैं पाकिस्तान में अभी कोई अदम इस्तेहकाम नहीं देख रहा हूँ, कोई तहरीक नहीं चल रही। मैं लोग हैं अपने अपने धंधे से, अपने अपने कारोबार जिंदगी में मसरूफ। इमरान खान का अब जेल में जरूर है तो वो केसेस भी लगते हैं, तो उनको कोर्टों ने उनके ऊपर केस डाले या कोर्टों ने सजा दी। ये 26वीं तरमीम से पहले की बात है। ये 26वीं तरमीम का इसमें कोई कसूर नहीं है कि 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजाएं दी हैं, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद फिर रिव्यू में जाने की कोशिश अगर की है उन्होंने तो मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने रिव्यू में जाने की कोशिश की है। अब बाकी रही बात के इसको रिहा करना है तो कोर्टों से रुजू करना चाहिए ना, कोर्टों को रिव्यू पिटीशन डालो, अगर वो आपकी बात को मान ले तो आपको छोड़ देंगे। अब आप हुकूमत से क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये कर रही है, हुकूमत ये कर रही है? हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। अब जेल में जरूर है और वो अपने किए की सजा उनको मिली है। अब कितना उनका कसूर था, कितना उसका कसूर नहीं था, वो कोर्टों ने फैसला किया, और कोर्टों में इनको भी वकीलों को मौका मिला, दूसरों को भी मौका मिला। कोर्ट ने मुनासिब समझा और कोर्ट ने बयान दे दिया, कोर्ट ने मौक़िफ़ दे दिया। इसमें गवर्नमेंट के साथ क्या बात करें? हमने बात की है, अपोजिशन के साथ हमारा राब्ता रहता है। वो खुद बायकॉट करके चले जाते हैं, वो खुद 26वीं तरमीम में भी प्राइवेटली तो अग्री कर रहे थे, हमने उन्होंने इनकार कर दिया। चलो उनकी वो सियासत, अपनी उनकी जगह सियासत उनको छोड़ दो, भले जी अपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन कर रहे हैं ना। अपोजिशन भी असेंबली में है, हुकूमत भी असेंबली में है, मुल्क चलता है, बजट भी बन रहे हैं, इसमें तरक्की भी हो रही है, इसमें बेहतरी भी आ रही है। तो मैं अदम इस्तेहकाम वाली बात को मैं नहीं मानता जनाब। जी सुहेल सुल्तान साहब, आप क्या कह रहे थे? खोड़ो साहब तो कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन से राब्ता करते हैं, ऑपोजिशन ही बायकॉट करके चली जाती है हर मामले में, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब हम हुकूमत भी तनकीद करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तनकीद करती है, तो मैं ये हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी को क्यों तकलीफ होती है। ये तो कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है। जब हम उन पर तनकीद करते हैं तो इनकी सेफ्टी के लिए फिर ये आ जाते हैं, फिर ये शील्ड बन जाते हैं, जिस तरह उन्होंने 26 तरमीम में किया, और बाद में ये कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि कल नजीम अफजल चंद का स्टेटमेंट अगर आपने सुना है, वो कह रहा है कि मैं ये मानता हूँ कि हमें भी लोगों ने वोट नहीं दिया है और PMLN को भी वोट नहीं दिया है। तो उनका ताल्लुक किस पार्टी से? इनकी पार्टी से है ना। वो खुद कह रहे हैं कि ना हमें लोगों ने वोट दिया है, ना मुस्लिम लीग लोगों को वोट दिया है। दूसरी बात अगर ये कहते हैं कि देखिए अदालतों ने इन्होंने सजाएं दी है, अदालतों का सामना करें, हम तो सामना कर रहे हैं। देखिए, अगर अदालत की सारी जजमेंट ठीक है तो फिर जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब को भी तो अदालत ने फांसी दी थी ना। क्या वो ठीक थी? अगर वो ठीक थी तो हमारी सारी अदालतें ठीक थी। क्या जस्टिस मुनीर ने जितनी जजमेंट दी थी, क्या वो ठीक थी? इस मुल्क में आपका नीरज जैसे जजेस भी आए हैं ना, उनकी एक जजमेंट पे आप तनकीद कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं उसके एक जजमेंट पे। देखिए, जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब की भी अदालत ने फांसी दी थी ना। उस वक्त भी अदालतें थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट थी, उस वक्त भी हाई कोर्ट थे, तो वो ठीक था। अगर आप कहते हैं कि सारी अदालतों के पैसे ठीक है तो फिर तो वो भी ठीक था। फिर तो आप जुल्फ़िकार अली भट्टू की 500 की भी दुरुस्त मानते हैं। अजीब मंतक है आपका। फिर हम तो इस अदालती निज़ाम पे तनकीद कर रहे हैं। अगर हम अदालती निज़ाम पे तनकीद करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अगर हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अगर हम ये कहते हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत उनकी है, PMLN की, तो तकलीफ आपको होती है। अगर हम ये कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो तकलीफ आपको होती है। हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमत के गलत कामों पे तनकीद करते हैं, हम अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। जिस तरह
यूरोपियन कंट्रीज में होता है। जिस तरह देखिए, अगर हम अपनी कन्वेक्शन रेट की बात करें तो आपको पता है कि आपके मुल्क में कन्वेक्शन रेट क्या है? आपके मुल्क में कन्वेक्शन रेट है 4%। अगर आप ये कंपेयर करें जापान से, जापान में कितनी है? 98% कन्वेक्शन रेट। मतलब अगर आपके खिलाफ चालान आते हैं तो अदालत में, तो 98% चांसेस है कि आप कन्वेक्ट होते हैं। यही हमारी हमसाया भारत में कितनी है? 35%। अब बांग्लादेश की कन्वेक्शन रेट भी हमसे बेहतर है। तो जी खोड़ो साहब कुछ कह रहे हैं। जी खोड़ो साहब, हम ये कहते हैं कि हमारा अदालत निजाम वो खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा। सुहेल साहब एक सेकंड, खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खोड़ो साहब। देखें साहब, ये पीपुल्स पार्टी पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम पीपुल्स पार्टी वाले पाकिस्तान की हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हम भले काबीना के वजीर ना हो, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उनको हम सपोर्ट करते हैं। हमारी भी कुछ स्ट्रेंथ है असेंबली में, और हम अकेले ही नहीं गए। हम उनके साथ PMLN के भी मेंबर हैं, MQM के भी मेंबर हैं, ANP के भी मेंबर हैं जो इस वफद में शामिल हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी के तौर पर बात कर रहे हैं। अगर हमारा जाती गर्ज होता ना, तो फिर हम हुकूमत में होकर अगर जाते तो हमारा कद इतना बड़ा न रहता। मैं तो हुकूमत में न होते हुए भी जब बात करूंगा पाकिस्तान की, तो उसमें ज्यादा वजन होता है कि हाँ भाई, जो हुकूमत में नहीं भी है वो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस तरह से पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर लगे। आपको मुझ पर क्यों खामखा नाराजगी है? हमने तो आपको उस वक्त भी कहा था जब 2024 की इलेक्शन थी, आओ जी मिलके बैठते हैं। आपने कहा आप जी चोर हो, डाकू हो, पता नहीं करके आपने उठा के फेंक दिया, हमें गालियां दी। इत्तेहादी पार्टी का सरबराह जो है वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। मेरे भाई हमने तो जब किए थे, चेयरमैन बिलावल साहब ने नेगोशिएशन की, उस वक्त भी बात की थी कि ये नेगोशिएट किया जाना चाहिए, दूसरी पार्टियों के साथ भी बात की जानी चाहिए। आपका जिद था, आपका अनडेमोक्रेटिक रवैया रहा है, न सिर्फ 24 के इलेक्शन में, लेकिन जो 2018 के आखिरी दिन थे जहां आपने इस्तीफियों से इस्तीफा दे दिया, वो भी गैर जुमहूरी इक़्तिदाम था। आपको अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, आपको असेंबली छोड़ के नहीं जानी चाहिए थी। गैर जमहूरी रवैयों से आप अपने जिद पर कायम हैं, और हम चल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं कि जी चले। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान हमेशा उसकी चाल जो है वो ढीली रही है, धीमी रही है, लेकिन चल रही है। इसलिए मैं आपकी बात से थोड़ा सा नफी करता हूँ। मैं समझता हूँ बिलावल साहब जिस हैसियत में गए हैं, उसमें उसका कद और ज्यादा भारी हो गया है कि वो हुकूमत में न होते हुए भी हुकूमत की बात कर रहा है और पाकिस्तान की बात कर रहा है। जी सुहेल सुल्तान साहब जी। अच्छा, मैं पहली बार मैंने पीपल्स पार्टी की किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन से ये सुना है कि ये इस हुकूमत की इत्तेहादी है। हालांकि जब ये हुकूमत बनी तो इसके बाद उन्होंने भरपूर कोशिश की कि अपोजिशन लीडर जो है वो बिलावल साहब बने। तो मैं ये हैरान हूँ कि एक हुकूमती इत्तेहादी जमात अपोजिशन लीडर भी उनसे बन सकता है। मैं तो हैरान हूँ। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हम हुकूमत की इत्तेहादी है, तो यही बात तो हम उनसे निकलवाना चाहते हैं कि देखें ये अपना पोजीशन वाज़ेह करे कि ये इत्तेहादी है या नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आके तो ये अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, ये कहते हैं कि हम तो अपोजिशन में हैं जब कोई मराद की बात आती है, और ये कहते थे हम हुकूमत में नहीं है, अब ये कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं। अगर ये इत्तेहादी है तो फिर अपोजिशन लीडर का ओहदा उन्होंने कैसे मांग लिया? और ये अगर ये हुकूमती इत्तेहादी है तो फिर इस हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की तहत बनी है, तो क्या ये भी इस गलत सिस्टम का हिस्सा है? फिर जो इलेक्शन में उन्होंने जो दांधी करवाई है, जो तहरीक इंसाफ के मैंडेट छीना गया है, जो तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो क्या ये उस चीज़ों को दुरुस्त मानते हैं? क्योंकि ये तो हुकूमती इत्तेहादी है। हमारा मुतालबा तो ये है कि उनसे हमारा मैंडेट वापस दिलवा दिया जाए। सर जी, आप देखें, ये दुनिया में मिसालें हैं। आपने इंडिया में देखा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली थी, लेकिन इतनी मेजॉरिटी नहीं थी। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका साथ दिया था और बगैर कोई वजारत मांगे हुए उनके साथ रहे। बरतानिया में लिबरल पार्टी भी कभी हुकूमत का साथ दे देती है। हमने भी इसी तरह से जमहूरियत को चलाने की
खिलाफत का साथ दिया कि जी हुकूमत चल पड़े, जमहूरियत चल पड़े, पार्लियामेंट चल पड़े। हमने अपनी वजारतें नहीं मांगी, हमने कोई लालच नहीं दिखाई, हमने कोई लालच नहीं दिखाई, लेकिन हम भी किसी न किसी पाकिस्तान के हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उसमें हम डिमांड करते हैं कि जी फलां जगह पे तरक्की होनी चाहिए, फलां जगह पे तरक्की होनी चाहिए, तो ये हमारा हक है। हम उस हक से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? आप ये हमें तरगीबात की बात न करें, हमें कोई लालच की बात हमारे साथ न करें तो बेहतर है। हमने कहा लालच नहीं दिखाई। हाँ, हमने कहा तरक्याती फंड में, तरक्की मद में मशवरा करो और जेन्युइन डिमांड मांगो, मानो। हम तो इस तरह से चलते हैं। बाकी रही बात इंटरनेशनल फोरम पे जाना, बिलावल साहब का अपनी जगह पे एक कद है। वो बेनजीर भुट्टो का बेटा है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा है, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अपनी जानी तकदीम, जमहूरियत के लिए, आप समझते हैं लफ्ज़ जमहूरियत, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए जमहूरियत का मतलब। जमहूरियत के लिए हमने ये सब कुछ किया, वोट की खातिर हमने किया, आइन की खातिर हमने किया, लोगों को सरचश्मा कहा ताकत का। ये हमने कहा कि हम उस वोट को कदर की दिखा देते हैं कि जी हम वोट देते हैं तो 5 साल हुकूमत रहनी चाहिए। ये बातें आप समझें, हम नेकनियती के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। हम कोई जाती गर्ज मकासद लेके नहीं चलते। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार खोर साहब आपका, सुहेल सुल्तान साहब आपका। और हम कोशिश में थे तारा औरंगजेब साहबा से भी कनेक्ट करने की, उनसे नहीं रब्ता हो सका जो है वो सिग्नल्स की वजह से। इसी के साथ जी नाजरीन अपनी मेज़बान से इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।